हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम श्रेय शुक्ला है एंड मैं सिक्स सेमेस्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में। एंड मैंने अभी जस्ट आईआईटी जैम एग्ज़ाम जाके दिया था एंड मेरा उसमें आईएफएस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था प्रिपरेशन में। तो आपने कैसे आपको पता चला कि ये एग्ज़ाम होती है, इससे हम आईआईटी जा सकते हैं? एक्चुअली सर हमारे सीनियर थे मेघा मेहता दीदी, तो उनका आईआईटी जैम में एआईआर 47 आया था। ओह। तो मैंने उनसे पहले पूछा था कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं आफ्टर मतलब आफ्टर बीएससी का अगर हमें एमएससी परस्यू करना है, कौन-कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया आईआईटी जेईई के बारे में, गेट-बी के बारे में, टीआईएफआर जो जेईई होता है उसके बारे में। एंड तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि ये सब एग्ज़ाम्स हैं और इनकी प्रिपरेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करनी है तो। तो आर यू टारगेटिंग अदर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द आईआईटी? यस सर, मेरा अभी जेजीबिल भी क्वालीफाई हुआ था। उसमें मैं शॉर्टलिस्टेड था एंड अभी गेट भी एग्ज़ाम मैंने दिया था लाइफ साइंसेज़ एंड उसमें भी मेरा गेट भी क्वालीफाई हुआ है। नाइस। बट आफ्टर कंप्लीटिंग आईआईटी जेईई मतलब अभी आईआईटी जेईई जैसे हुआ, मेरा फ्यूचर में टारगेट है कि मैं गेट बी का एग्ज़ाम भी दूँगा हम्म। और एम्स एंड बायोटेक का भी मैं एग्ज़ाम देने का यस। सोच रहा हूँ। स्वेट पीजी भी आ रहा है, अभी स्वेट पीजी भी आप टारगेट कर सकते हो। हाँ सर, मैंने बायोकेमिस्ट्री अभी दिया ही और लाइफ साइंसेज़ का 27th को ही है। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप वेरी क्लियर हो आपके विजन में, आपके डिसीजन में। तो आपको पता है कि किस स्टेज में क्या करना है, क्या नहीं है। तो कौन आपको पीछे से गाइड कर रहा है, मतलब हु इज़ योर लैम्प लाइट? एक्चुअली सर जैसे मैंने पहले मेंशन किया हमारे सीनियर जो मेघा दीदी थी, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिला हम्म। एंड उन्होंने भी मुझे इनफैक्ट आईएफएस भी उन्होंने ही मुझे जाके सजेस्ट किया था। हम्म। तो मैंने प्रिपरेशन भी अपनी इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जाके स्टार्ट की। तो हम्म। उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जाके रहा है मेरी इस जर्नी में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमेशा जाके मेरे डाउट को क्लैरिफ़ाई जाके किया। एंड जीएस बीटीएम के भी हमारे गुजरात में क्या है क्रैश कोर्स चलते हैं। हम्म। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि कैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। कौन-कौन सी बुक्स हैं जो रेफ़र करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं सब साथ मिलके एंड एट द सेम टाइम गॉड एंड पेरेंट्स तो हमेशा जाके सपोर्ट करते ही हैं इन आवर एंडेवर्स। राइट, एग्जैक्टली राइट। तो अदर देन बायोलॉजी आपने बाकी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, कैसे टारगेट किया? क्योंकि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप हमको फोबिया होता है अलग बाकी सब्जेक्ट से। तो हुँ। आपने कैसे डील किया उससे? एक्चुअली सर जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री एंड स्पेशली मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, हम्म। वो मैं देखता हूँ उसको कि वो रैंक बूस्टर होता है। हम्म। बिकॉज़ बायोलॉजी तो हर कोई स्टूडेंट कर ही लेता है जो राइट राइट बीएससी राइट। लाइफ साइंसेज़ से रिलेटेड फील्ड में बीएससी कर रहा है। तो इन सब सब्जेक्ट्स के लिए मैं मानता हूँ कि 11th-12th काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होता है। बट स्टिल ये है कि अगर आप उतना भी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है पीसीएम, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कुछ ही चैप्टर्स को टारगेट करें। जैसे हम्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। इनऑर्गेनिक और फिज़िकल का भी अपने कुछ हद तक वेटेज रहता है। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोपोर्शन में उसको टारगेट कर सकते हैं कि भई मैं इतना ध्यान इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दूँगा या मैं इतना ध्यान इस पर्टिकुलर एरिया में जाके दूँगा, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। तो एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको जाके डिवाइस करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू एक्सेल इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। राइट राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, फिजिक्स यस सर। केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। क्योंकि वो ऑब्वियसली जो बंदा बायोलॉजी का है वो बायोलॉजी का प्रिपरेशन तो करेगा ही, 100 में से 100 बंदे करेंगे बायोलॉजी का प्रिपरेशन। बट यस सर। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स भी करें। तो इसलिए इस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री को भी टारगेट करें तो उनका चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन का। यस, यस वेरी सर। वेरी नाइस स्ट्रेटजी यू डिड। सो आपने कैसे अपने स्ट्रैटेजी अपनी अप्लाई की? क्योंकि आपका यूजी भी चल रहा है, तो आपने हुँ, यूजी के हुँ। साथ साथ आपने कैसे खुद को मैनेज किया इसका प्रिपरेशन करने के लिए? एक्चुअली सर मेरे हिसाब से स्मार्ट प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले से पता था कि आईआईटी जेईई को मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो इस हिसाब से मैंने ये किया कि मैं 3-4 महीने मेरा ये टारगेट है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मुझे खत्म करना है। फिर बाकी के मैंने नेक्स्ट 3-4 महीने का अपना टारगेट बनाया, मुझे इनको खत्म करना है। अब जैसे यूनिवर्सिटी भी हमारी होती है, तो बट द थिंग मतलब उसको आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दोनों में से कोई एक पार्ट को स्किप जाके कर रहे हैं।
दिन में थोड़ा तो आपको दोनों पार्ट जैसे यूनिवर्सिटी का काम हो गया और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का काम हो गया। दोनों को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। भले ही एक दिन कुछ आप थोड़ा-सा ही पढ़ लो, ज़्यादा उतना नहीं कर पाओ एंड काफ़ी दिन ऐसा होता भी है जब हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, जब उतना हमारे पास टाइम नहीं बचता। बट थिंग इज़ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैं इस पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो ये है कि थोड़ा बहुत तो कर ही लो एंड जो संडेज़ रहते हैं, छुट्टी के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं साल में, तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से जाके जो है सब्जेक्ट्स को मेरे हिसाब से बहुत ईज़िली कंप्लीट कर सकते हो। एंड द थिंग इज़ आफ्टर ऑल मतलब एंड में तो यही मैटर करता है कि आप कितने आवर्स को डिवोट करो और आप कितनी आप क्वालिटी स्टडी कितनी कर रहे हो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। राइट, बस जुनून होना चाहिए आपको एग्ज़ाम एग्ज़ैक्टली निकालने सर। के लिए, तो फिर आप टाइम कैसे भी निकाल सकते हो। ये बाकी सारे तो एक्सक्यूज़ेज़ हो गए कि मेरा कॉलेज रहता है, मेरा प्रैक्टिकल रहता है, मैं कैसे टाइम दूँगा। बट इफ़ आपको जेन्युइनली कुछ फ़ील हो रहा है उस एग्ज़ाम के बारे में तो आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, और रिज़ल्ट आपके सामने बहुत दिख रहा है हमको कि आपने सक्सेसफुली उसको अचीव किया है। सो आपके प्रिपरेशन के दौरान और आप ऐसी कुछ चीज़ें आप बताना चाहोगे कि जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने वो मिस्टेक्स की है, पर आपको हुँ, हुँ। लगता है कि वो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती थी या फिर अवॉइड की जानी चाहिए, जो आगे वाले नए एस्पिरेंट्स हैं उनको पता लगे? एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि मैं उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाया। मुझे काइंड ऑफ इस बात का थोड़ा-सा जाके रिग्रेट है जितना मुझे करना चाहिए था। 100% जैसे एफर्ट्स की बात होती है कि 100% एफर्ट्स तो मैंने डाले, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा और मुझे लगता है काइंड ऑफ टाइम डिवोट करना चाहिए था, वो मेरा थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मेरा क्या रहता है कि मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई रियली लव इट। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे उतना ज़्यादा कंपैरेटिवली अपीलिंग नहीं लगता। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है काइंड ऑफ उस पे मुझे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। मतलब उतना भी मैं ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं नहीं कर पाया, तो वो मुझे थोड़ा ल लगता है वैसे। व्हेयरएज़ मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो, वो मैंने अपनी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जाके मैंने दिया। जितना मेरे पास टाइम था, जितना रिसोर्सेज़ था मेरे पास अ, उसको मैंने अपना ढंग से जाके यूज़ किया एंड फिज़िक्स और मैथ्स में अपना बेस्ट किया। एंड बायोलॉजी में भी जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया या कुछ ऐसे चैप्टर्स हो गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़िंग चीज़ें होती हैं, कितने सारे पाथवेज़ हो गए या फिर कितने सारे प्रोसेसेज़ हो गए। तो उनको याद करने के लिए भी मुझे लगता है काइंड ऑफ कि मुझे और उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए था। बट आई थिंक ये गलतियाँ हैं जो मैं ही नहीं काफ़ी लोग करते हैं। लोग काफ़ी टाइम ये होता है कि सरफेस रीडिंग कर लेते हैं। दे थिंक कि उससे काफ़ी अच्छे से पेपर निकल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आईआईटी जेईई हो गया या गेट हो गया या कोई भी ऐसा काफ़ी अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, वो हमेशा डिटेल्स में जाता है। यस, यस, तो आई थिंक ये काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं और आई थिंक इसको अगर अवॉइड करें तो आप काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब वो ऐसे ऊपर-ऊपर से देखते हैं एग्ज़ाम को। आप बस उससे ने सरफेस रीडिंग। मतलब इसी से समझ जाता है कि वो कितना सीरियस है एग्ज़ाम के यस बारे सर। में। तो आपके इस सारे प्रिपरेशन में पीवाईक्यू कहाँ स्पॉट करते हैं? मतलब उनका पोज़ीशन क्या रखोगे आप पीवाईक्यूज़ का, अपने पूरे प्रिपरेशन में? हाँ। सर एक्चुअली मैंने जो पीवाईक्यूज़ थे, मैंने लास्ट 5-6 साल के देखे थे हुँ, एंड मैंने जैसे कुछ साल में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड पेपर रहता है। जैसे 2019 का पेपर मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड लगा था। बट उसके बाद वाले जो साल थे, वो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा और ईज़ियर साइड जाके लगे थे एंड तो उससे मुझे क्या हुआ कि एक आइडिया जाके मिल गया कि अगर हार्ड पेपर आएगा तो कितना कितना जाके हार्ड आ सकता है और कहाँ और किस एक्सटेंट तक आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर जब ईज़ी आएगा तो हमें आइडिया रहता है कि भई चलो सरफेस से क्वेश्चन आने वाले हैं या जो क्वेश्चन आने भी वाले हैं, वो उतने ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो आई थिंक पीवाईक्यूज़ का तो बहुत इंडिस्पेंसेबल रोल जाके रहा ही है। बट द थिंग इज़ जैसे इस साल का पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। तो मैंने 5-6 साल के किए थे तो मुझे आइडिया लग गया कि मुझे हुँ, किस हुँ। तरीके से इसको अप्रोच करना है। यस। तो आई थिंक एक उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है पीवाईक्यूज़ करने के बाद एंड काफ़ी क्वेश्चन्स होते हैं जो जनरली आप आराम से कर सकते हैं अगर आप पीवाईक्यूज़ को ही ढंग से रेफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पीवाईक्यूज़ को तो करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं भी करो बट चलता है, बट पीवाईक्यू से आपको जो अंडरस्टैंडिंग आती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और पेपर के रिगार्डिंग, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सक्सेस में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आपने कैलकुलेट किया है, एनालाइज़ किया है अपने एग्ज़ाम को, क्योंकि पीवाईक्यूज़ इतना बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। आप आईआईटी छोड़ दो, बाकी कौन-सी भी एग्ज़ाम हो जाए, पीवाईक्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके सक्सेस में, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस आई कैन डू दिस एग्ज़ाम वेरी वेल, मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ बाय सॉल्विंग दैट पीवाईक्यूज़। तो नाइस, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से
प्रिपेयर किया है और आपके आगे वाले आने के लिए आने जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस पूरे आईएफएस की थैंक यू फैमिली की सर। तरफ से। और कैसा रहा रिएक्शन घर वालों का? सर जब रिज़ल्ट आया था तो इनिशियली तो मुझे लगा कि जैसे मेरे 39 मार्क्स थे, तो थोड़ा मैं डिसअपॉइंट था कि मैंने सोचा इतना तो खराब पेपर नहीं गया था, बट जब मैंने देखा कि पेपर ही सही में इतना टफ आया था, तो मुझे काइंड ऑफ लगा कि ठीक है, मतलब जो भी अब देखते हैं रैंक कितनी आती है। तो मुझे पता नहीं 2-3 दिन बाद रैंक पता चली, उस टाइम मेरे पोर्टल पे नहीं दिखा रही थी। हुँ, तो हुँ। जब एआईआर 300 मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। बट द थिंग इज़ कि यही लगता है कि 3-4 मार्क का भी डिफरेंस से का कितना ज़्यादा रैंक का फ़र्क राइट, पड़ राइट, जाता है। मैंने वो भी सर जाके यस, पहली बारी लाइफ़ एग्ज़ैक्टली। में बहुत क्लोज़ एक्सपीरियंस जाके किया मैंने। बट ये मोटिव इससे काफ़ी ये है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी मतलब बढ़ा मेरा एंड मोटिवेशन आया कि आगे भी मैं काफ़ी अच्छा यस। अपना परफॉर्मेंस दे सकता हूँ और अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। ऐसे ये डोर ओपन हुआ है आपका ऐसे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्रैक करने की वजह से आपने, ये एग्ज़ैक्टली तो सर। पहला आपका स्टेप है। क्योंकि एक एक मार्क से भी 100 की रैंक नीचे आ जाती है, एक मार्क की डिफरेंस से भी तो बहुत मैटर करता है। एक एक मार्क, दो दो मार्क आपको इसलिए निगेटिव मार्किंग पे इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि आपको यस सर। कोई भी सिली क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं। नाइस, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ अभी इसी एग्ज़ाम के लिए। और आगे आने थैंक यू वाले सो मच जो सर। भी आपके एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करोगे उसको आप सक्सेसफुली क्वालिफाई करो, यही हमारी दुआ है, हमारी आशा है। आईएफएस की पूरी टीम से आपको बेस्ट विशेस और अभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच।